माँ, मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर ये पूरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती करने लगते हैं। आज भी उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं थक गई हूँ माँ, अब नहीं सह सकती। मैं भी इंसान हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बोलते बोलते रवीना रो पड़ी। रो मत बेटा, तू घर चली आ। बहुत देखे ऐसे लड़के मैंने। तू पढ़ी लिखी है, किसी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की अकल ठिकाने लग जाएगी। और अगर नहीं भी लगी तो तलाक का रास्ता तो खुला है ना। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। कावेरी जी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी तो रवीना हिचकियां लेकर रोती रही और फिर अपना सामान समेटने लगी। तभी उसका पति नवीन कमरे में आया और उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोला, कहाँ की तैयारी हो रही है रवीना? आपसे मतलब आपने मुझे कभी बताया कि आप कब और कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करते समय क्या एक बार भी सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं? मैंने बहुत सह लिया है नवीन, अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहूँगी। रवीना, वो हमारा परिवार है और तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस ना की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि चुप हो जा रवीना, लेकिन नहीं, तू तो मुझे और ज़्यादा उकसा रही थी। नवीन बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा, पर रवीना तो जैसे कसम खाकर बैठ गई थी। कब ऑटो किया और कब बाहर निकली और कब ट्रेन में बैठी, उसे कोई होश ही नहीं था। बस इतना याद था कि नवीन उसे जाते हुए बहुत देर तक खड़ा होकर देखता रहा। गुस्से ने उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी ली थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तू चली आ, अब बहुत सह चुकी है बेटा। दरअसल नवीन और रवीना की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। नवीन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। रवीना अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली थी। शुरू शुरू में ससुराल में सब ने उसे हाथों पर रखा, पर वह तो केवल नवीन को ही अपना मानती थी। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। नवीन उसे जितना समझाता वो उतना ही उल्टा करती। उसे सब दुश्मन से लगते। धीरे धीरे सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली। वह कोशिश करते कि रवीना से कम बात करें। आज भी वह कहीं जा रही थी तो बाबूजी ने अकेले जाने से मना किया। बेटा, तुम इस इलाके से परिचित नहीं हो, एक बार नवीन को आ जाने दो, फिर चली जाना। बस फिर क्या था, उसके मुंह में जो आया बोलती गई। बाबूजी, आप होते कौन हो मुझे जाने से मना करने वाले? आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो अब हर जगह मैं नवीन का हाथ पकड़कर चलूंगी। आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में ना घुसे तो ही अच्छा है। तभी नवीन आ गया तो नवीन से भी उसने 2 के 4 लगाने की कोशिश की, पर वो तो उसकी रोज की हरकतों से वाकिफ था, तो इसीलिए उसने उसे बाबूजी से तमीज से पेश आने को बोला। ये बात उसकी नागवार गुजरी तो वह भड़क उठी। इस पर नवीन का हाथ उठ गया। उसके लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और घर छोड़कर चली गई। माँ पापा का प्यार और भाई भाभीयों के मनुहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। वह अब खुश थी कि अब ससुराल से पीछा छुड़ा। ट्रेन तेजी से दौड़ी जा रही थी और उसकी और नवीन के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। 2-3 बार नवीन का कॉल आया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब सोचने लगी कि माँ ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, जबकि वह तो जानती है कि मैं आ रही हूँ। गुस्सा शांत होने पर उसे अब नवीन की याद भी आने लगी। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। देखते ही देखते ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई, जहां उसे लेने कोई नहीं आया था, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। बीच में बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय बड़ी अम्मा की याद आ गई। आज शायद कुछ है हवेली में, बड़ी रौनक दिख रही है। घर जाकर माँ से पूछूंगी। लेकिन ये क्या, घर जाकर देखा तो घर के दरवाजे बंद थे। रवीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से घिरी हुई उसने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। वो सोच में पड़ गई कि पहले जब भी आती थी तो तीनों भाइयों में से कोई ना कोई भाई उसे लेने स्टेशन जरूर आता था, और आज ना तो कोई लेने गया और घर के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। ये सब सोचते हुए वह घर के अंदर आई। अंदर आकर देखा तो घर का माहौल भी खींचा खींचा सा था। दोनों छोटी भाभियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान फेंकी और अपने अपने कमरे की तरफ चली गई।
तभी बड़ी भाभी आई तो उसने उसके हाथ से बैग लिया और बैठने को बोला। भाभी बात क्या है, क्या हुआ है सबको? पहले तो घर के आंगन से आप तीनों की हंसी की आवाज़ें गूंजा करती थी और आज दोनों भाभी मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई, यहाँ तक कि मुझे लेने भी कोई नहीं आया। कुछ नहीं रवीना, तू अभी थक कर आई है, जा माँ पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं, बातें बाद में होती रहेंगी। बड़ी भाभी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी तो वो उसे माँ की तरह ही प्यार करती थी और उनके स्वभाव से भी परिचित थी कि कोई भी ऐसी बात हो जो कड़वी हो वो भाभी उसे नहीं बताएगी। थोड़ी देर में ही वह समझ गई कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस बात का सबूत आंगन में 2 चूल्हे बता रहे थे। ये देखकर उसके दिमाग में आया कि यही वो बात थी जो शायद बड़ी भाभी मुझे अपने मुंह से बताना नहीं चाहती थी। वह अपना बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी एक और झटका सा लगा कि भाभी ने उसे छत पर बने कमरे की ओर इशारा करते हुए वहां जाने को कहा। पर भाभी, माँ का कमरा तो यहीं नीचे था ना। नहीं रवीना, अब माँ पापा ऊपर मेरे साथ रहते हैं, तो चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अपनी भाभी की बात सुन ढेर सारे सवाल उसके मन में घूमने लगे। कितना सब कुछ हो गया और माँ ने मुझे बताया तक नहीं, और एक मैं हूँ जो अपनी सारी बातें उनको बताती हूँ। अभी जाकर माँ से पूछती हूँ। ऊपर पहुँचकर वो माँ के गले लग गई। इतना सब कहना था, पूछना था, पर कुछ बोलती इससे पहले ही माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया कि तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है बेटी, अभी अभी सोए हैं, हम बाद में बात करेंगे। और वैसे भी अब तो तुम्हें यहीं रहना है ना, तो आराम से सारी बातें करते रहेंगे। मन की बात मन में ही रह गई। फिर उसके लिए भाभी ने उसके भतीजे के कमरे में बिस्तर लगा दिया। दिन भर की थकान और तनाव के कारण उसे कब नींद ने घेर लिया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नीचे से आई तेज आवाज़ों ने उसकी नींद तोड़ी। मंझले भैया जोर जोर से चिल्लाकर छोटे भैया को अपनी तरफ से गाड़ी हटाने को बोल रहे थे। छोटे भैया कुछ बोलते इससे पहले ही छोटी भाभी ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो अवाक सी खड़ी हुई देखती रह गई। ये लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? रिश्तों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं? बड़े जेठ हैं वो, हिम्मत कैसे हो गई छोटी भाभी की उनसे जुबान लड़ाने की? अभी छोटी भाभी से जाकर बात करती हूँ। वह गुस्से में वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगी, पर तभी माँ ने उसे बीच में ही रोक दिया। रवीना, ये उनका माजरा है, तुझे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? बेटी, मैंने कहा ना, तुझे उनके बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो गया है इस घर में। पहले सब मिलजुल कर रहते थे और अब तो मेरा कमरा भी मेरा नहीं रह गया, वह भी दूसरे भाई के हिस्से में चला गया है। अपने ही घर में रहने के लिए मुझे मेहमानों की तरह जगह ढूंढनी पड़ रही है। पापा से भी कोई तनाव वाली बात ना करें। ये हिदायत माँ और भाभी दोनों सुबह से 2 बार दे चुकी हैं। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो पहुँचेगी तो तीनों भाई उसे सर आँखों पर बिठाएंगे, और कहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। बड़े भैया भी बेमन से बातें करके चले गए, जैसे उसकी परेशानी से किसी को कोई लेना देना ही नहीं हो। उसका सारा सोचा हुआ पानी में मिल गया था। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माँ से कितनी सारी बातें करनी थी, पर वो भी मानो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अब उसे रह रह कर अपने घर और अपने पति की याद आने लगी। तभी उसने कावेरी जी से पूछा, माँ, ये हवेली क्यों सज रही है? कल रास्ते से देखा था। और बड़ी अम्मा कैसी है? रमेश के बेटे की शादी है, उसकी तैयारी हो रही है, कल जाना है सबको। मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगी क्योंकि तेरे पापा के हालात ठीक नहीं हैं, पर तुम और बहू चले जाना। बड़ी अम्मा भी अब अपने दिन गिन गिन कर निकाल रही है। कल जाओगी तो मिल लेना, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है अभी। माँ ने लंबी सांस लेकर कहा। रवीना बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ी थी, पर जब भी गर्मियों की छुट्टियों में घर आती तो बड़ी हवेली जरूर जाती थी। राजू चाचा और उसके पिता बचपन के दोस्त थे। बड़ी अम्मा राजू चाचा की बहन थी, जो अपनी पति से अलग होकर हवेली में ही रहती थी। निसंतान बड़ी अम्मा की पूरी दुनिया उनके भाई भतीजे ही थे। बड़ी अम्मा से रवीना का भी बहुत लगाव था। उनसे मिलने की इच्छा लिए वो हवेली में जाने की सोचने लगी। सभी लोग अपने में व्यस्त थे। तभी वह माँ के पास गई और बोली, माँ, आप सभी बिजी हैं और शादी तो शाम को है ना,
मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बड़ी हवेली हो आती हूँ। शाम को फिर बड़ी अम्मा के पास बैठने का समय मिले या ना मिले। ठीक है बेटा, चली जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ से स्वीकृति लेकर रवीना बड़ी अम्मा के पास चली गई, जहाँ सब लोग शाम की तैयारियों में लगे हुए थे। राजू चाचा और उनके बाकी लोगों से मिलकर वो बड़ी अम्मा का हाल चाल पूछने उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। बचपन से इस हवेली में आती रहती थी तो हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। बड़ी अम्मा के कमरे में बड़ा सा ताला देखकर वह चौंक गई। कुछ सोचने लगी कि बड़ी अम्मा कहाँ चली गई। तभी उसे एक नौकर आता हुआ दिखाई दिया तो उसने उसे रोककर बड़ी अम्मा के बारे में पूछा तो वो शक पका गया। फिर उसे ले जाकर पीछे नौकरों की तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला गया। बड़ी अम्मा को इस हाल में देखकर वो रो पड़ी। टूटी सी चारपाई पर ऐसे पड़ी हुई थी कि वह उसमें से दिखाई भी नहीं दे रही थी। क्या स्थिति हो गई है अम्मा की। उसने अपने बचपन में इस हवेली में उनका रुतबा देखा था और आज वह नौकरों के कमरे में वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी खांसी से वह वर्तमान में आई। अम्मा, मैं पानी देती हूँ, कहकर वह कमरे में पानी ढूंढने लगी। चारपाई के पास ही एक पुरानी सी सुराही के ऊपर गिलास ढका हुआ था। रवीना ने जल्दी से पानी दिया। वह थोड़े से सहारे से उठी और पानी पीकर फिर निढाल हो गई। कौन है? अपनी बूढ़ी आंखों को रवीना के चेहरे पर केंद्रित करते हुए बोली। अम्मा, मैं रीनू। रीनू बिटिया तू? हाँ अम्मा मैं। पर आपकी ये हालत और आप यहाँ कैसे? मैं अभी राजू चाचा से बात करती हूँ। रुक रीनू, किसी से कुछ मत बोल, मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है, यही भुगत जाऊँ। ऐसा क्या कर दिया अम्मा आपने जो इतना बड़ा फल भुगत रही हो? बहुत गलत किया है बेटी मैंने। अपने जीते जी अपने पति का घर छोड़कर पाप किया है मैंने, वो भी केवल अभिमान के कारण। रवीना के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया कि रीनू बिटिया, मैं अपने पिता की बेहद लाडली थी। जिस समय लोग अपने बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, उस समय मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में रखकर पढ़ाया था। घुड़सवारी और निशानेबाजी सिखाई थी। मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी। मुझे सब सिखाया गया था। बस शादी के बाद पति के घर में कैसे रहना है ये नहीं सिखाया गया था। मैं जिद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोलकर खर्चा किया था, जरूरत की सारी चीजें दी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे में मेरी दीवार घड़ी, जो मुझे मेरे पिता ने विदेश से मंगवा कर दी थी, वो घड़ी उठाकर बैठक में टंगवा दी। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा ना ताओ, ये भी नहीं सोचा कि उस समय वहाँ कितने लोग मौजूद हैं। बाहर जाकर अपनी घड़ी उतार लाई और अपने ससुर को सबके सामने भिखारी बोलने लगी। तो मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा और उनसे माफ़ी मांगने को बोला, पर मैं अपने अभिमान में चूर थी। बहुत घमंड था मुझे अपने पिता की दौलत पर। झुकने से ज़्यादा अच्छा मुझे उस घर को छोड़ना ज़्यादा सही लगा और यहाँ चली आई हमेशा के लिए। पहले तो 1-2 बार उन लोगों के संदेश भी आई, फिर बाद में वो भी आना बंद हो गए और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। अगर आज अपने घर में होती तो मेरे भी नाती पोते होते बेटी, और मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों का राज था तब तक मेरी भी हवेली में बहुत चलती थी, पर अब भतीजे का राज है। आजकल कोई अपने माँ बाप को ही ना पूछे तो मैं क्या चीज़ हूँ बेटी। जब से बीमार हुई हूँ यहाँ पटक दिया है, कहते हैं कि बीमारी फैलाएगी। बोलते बोलते बड़े अम्मा फिर से खांसने लगी तो रवीना ने उन्हें फिर से पानी पिलाया और चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। शाम को बेमन से शादी में शामिल हुई, पर अब मन कहीं और था। रात में कब सोई पता ही नहीं चला। वो शीशे के सामने खड़ी एकदम से बूढ़ी लग रही थी। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। ये जगह कौन सी है? स्टोर रूम, यहाँ तो कबाड़ रखते हैं ना। वो यहाँ क्यों है? तेज खांसी आ रही है। पानी पानी। पसीने से लथपथ रवीना की नींद खुली। क्या हुआ रवीना बेटा, कोई बुरा सपना देखा है क्या? कावेरी जी उसे पानी देते हुए पूछने लगी। हाँ मम्मी। नहीं नहीं, वो क्या बके जा रही थी उसे खुद को भी मालूम नहीं था। अच्छा सुन, तो जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर अपना सामान स्टोर वाले रूम में रख ले। वो क्या है ना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए होगा ना। तो मैंने स्टोर की सफाई करा दी है, आज से तुम वहीं रहोगी। अपनी माँ की बात सुनकर वह चौंक गई।
माँ से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोना आ गया। कहाँ नवीन और उसका एसी बेडरूम, और कहाँ वो स्टोर रूम। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब उसे अपनी सारी गलतियाँ शिद्दत से याद आने लगी। अब वो अपने ससुराल के बारे में सोचने लगी कि उस दिन भी तो मेरी ही गलती थी। मैं बाबूजी से झगड़ा कर रही थी, इसीलिए नवीन ने मुझ पर हाथ उठा दिया था। कोई भी बेटा अपने पिता की बेइज्जती कैसे देख सकता है। आज उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि नवीन के बहुत सारे फ़ोन आए हुए थे, जो उसने गुस्से में नहीं उठाए थे। आज हिम्मत करके उसने नवीन को फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से नवीन की आवाज़ आई, रवीना, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। मुझे और इस घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नवीन की आवाज़ सुनकर रवीना की हिचकियाँ बंध गई और बहुत देर तक रोती रही। फिर आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था कि वो हवेली वाली अम्मा नहीं बनेगी। और फिर अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आप स्टोर रूम में सामान वापस रखवा दीजिए। बेटी की बात सुनकर कावेरी जी बोली, अरे नहीं बेटी, तुम वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं। सोच ले, फिर मत कहना। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, वही मेरा घर है और अब मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। वह मुस्कुराते हुए नहाने चली गई। कावेरी जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी, जिसे रवीना नहीं देख पाई। करीब 1 घंटे के बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलाई। माँ ने ढेर सारी चीज़ें बांधी और सबसे मिलकर चल दी। 10 मिनट बाद उसे याद आया कि शायद उसका मोबाइल तो घर में ही छूट गया है। तो उसने कैब वाले को वापस घर की तरफ चलने को कहा और घर पहुंचकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी, तभी अंदर से आई आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। माँ और तीनों भाभियाँ आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, मान गए आपको माँ जी, क्या सबक सिखाया है आपने रवीना दीदी को। और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारे 2 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। और क्या करती बहू, मैं रवीना को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी है। जब तक उसे सामने से कोई चीज़ ना दिखाओ तो वो समझती नहीं है। इसीलिए मायके का ये रूप दिखाना बहुत ज़रूरी था। एक ही दिन में 2 रसोई बनाना और तुम सबका इस तरह एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का ही हिस्सा था। पर बेचारी रवीना दी, हम सब ने उनके साथ सही नहीं किया। मंजली भाभी बोली तो कावेरी जी ने कहा कि बहू, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवा देने के लिए माँ को कभी कभी उनकी नाक भी बंद करनी पड़ती है, पर वह उसके फायदे के लिए ही करती है। कोई बात नहीं, हम रवीना को राखी पर बुला लेंगे। पर अब उसकी अकल ठिकाने लानी बहुत ज़रूरी थी। वो अब ठीक से ससुराल में रहेगी। अगर मैं उसे पहले ही समझाती तो वो मुझे ही दुश्मन समझने लगती। अपनी माँ और भाभीयों का ऐसा प्यार देखकर रवीना की आंखें छलक आई। खैर, उसे तो अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, पर अपने मायके में सब कुछ पहले जैसा देखकर उसे बहुत राहत मिली और बिना फ़ोन लिए ही वो वहाँ से अपने ससुराल की तरफ रवाना हो गई। तो दोस्तों, रवीना की माँ का सुझाव आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।